नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूनिक इनिशिएटिव में, जो कि फोकस करता है हमारे पेपर सॉल्विंग स्किल्स पे और उनको इम्प्रूव करने पे। तो आई होप कि यू ऑल आर एंजॉयिंग दिस सेशन, यूनिक इनिशिएटिव बाय मैथ्स गुरु। तो इस सेशन में हम लोग क्या बताते हैं लॉजिक अप्लाई करना इंग्लिश लैंग्वेज में, और लैंग्वेज में लॉजिक अप्लाई करना इजी होता है। और इजी इस सेंस में कि हम फोकस करते हैं पेपर सॉल्विंग पे। मतलब इजी उस सेंस में नहीं कि आप कहीं भी किसी देश में जाएंगे और लॉजिक अप्लाई करेंगे तो वो लैंग्वेज आपको समझ में आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं मैं कह रहा। आपको बेसिक्स पता होना ज़रूरी है, ठीक है। और इंग्लिश में क्यों हो सकता है, क्योंकि ये हमारी एक सेकेंड लैंग्वेज की तरह है। सेकेंड लैंग्वेज जब आपकी है, आप बचपन से इसे पढ़ रहे हैं, तो डरते क्यों हैं इससे? डरते क्यों हैं इससे? ना हम अंग्रेजों के सामने झुके थे और ना अंग्रेजी के सामने झुकेंगे, समझ रहे हैं। और 50 में 50 लेके आएंगे, सीजीएल में 50 से 50 लेके आएंगे। तो हमें बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, भले ही एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। और कोशिश यही करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व किए जाएं, ठीक है। तो थोड़ा सा इंट्रो हो जाए, अगर जिन्होंने क्लासेस नहीं देखी पिछली वाली, तो थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं। जो आप लोग पुराने हैं वो तो समझ ही गए होंगे कि आगे क्लास में क्या होगा। तो लॉजिक एक्सपेक्ट करना है आपको कि इस सेशन में आपको लॉजिकल गेसिंग ही मिलने वाली है, ठीक है। लॉजिकल गेसिंग ही आपको मिलने वाली है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ सम ग्रामर रूल्स। यू मस्ट नो सम ग्रामर रूल्स, एटलीस्ट टेंसेज, और some form of information about direct, indirect, active and passive voices, and some knowledge about parts of speech also. तो हम इसमें गेसिंग करेंगे ग्रामर रूल्स के हिसाब से, और कुछ टेक्निक्स को भी अप्लाई करेंगे जो ऑप्शंस के थ्रू एलिमिनेट हो जाते हैं। ऑप्शंस के थ्रू एलिमिनेशन भी होता है, आपको जरूरी नहीं कि वहां पे नॉलेज की ही रिक्वायरमेंट हो, ऑप्शन से एलिमिनेट होता है। मैं दिखाऊंगा कैसे। और जो पिछली क्लासेस हैं, अगर आपको बेसिक से जानना है बिल्कुल कि ये नॉलेज कैसे अप्लाई होता है, उसमें आप अपना लॉजिक कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो आपको पिछली क्लासेस में जाना होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरे बारे में कुछ जानकारी, जो कि आपके लिए शायद जानना उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्रेडिबिलिटी तो देता है ना मेरे बारे में जान करके। चलिए फिलहाल के लिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, दे ऑफर्ड मी अ चेयर। बड़ा रिस्पेक्टेड आदमी लगता है कि उसे जो है ऑफर की गई चेयर। तो क्या होगा यहाँ पे? ये पास्ट में है। एक्टिव पैसिव वॉइस में हम लोगों ने एक टेक्निक सीखी है, जब एक्टिव पैसिव वॉइस एक्टिव का पैसिव में या पैसिव का एक्टिव में बनता है, तो टेंस चेंज नहीं होता है, सिर्फ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही अदला बदली हो जाती है, उसके मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आता है। सीख लिया है ना हमने? ये बात आपके दिमाग में बैठ गई है ना? अगर बैठ गई है तो नीचे एक आधा हाथा मार दीजिए अगर पसंद आ गया हो। ये ऑफर्ड मी अ चेयर तो पास्ट में है, तो ये जो प्रेजेंट वाले हमें दिख रहे हैं इनको भगाओ ना ऑप्शन से। प्रेजेंट वाला इज दिख रहा हमें, इसको लात मार के बाहर भगा दूं इस ऑप्शन को। लेकिन एक ही ऑप्शन ऐसा था भाई, वॉज जो है पास्ट में, वॉज जो है पास्ट में, और ये भी पास्ट में। तो 3 बच गए। अक्सर क्या होता है, 2 एलिमिनेट हो जाते हैं, 2 बच जाते हैं, फिर वहां थोड़ी सी नॉलेज लगाइए और कर ले जाइए। चेयर वॉज बींग ऑफर्ड टू मी, मे भी हो सकता सही हो। चलिए यहाँ पे पहले हमें क्या देखना है कि जो गलत है उसको निकालेंगे। आई ऑफर्ड अ चेयर टू देम। अरे भैया उल्टा उल्टा बात हो रही ना। आई ऑफर्ड, बिल्कुल नहीं, मैंने थोड़ी उनको चेयर ऑफर करी। सेंटेंस का मीनिंग जो है चेंज नहीं होता है एक्टिव पैसिव वॉइस में बिल्कुल भी, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी उस तरह से चेंज नहीं होता, लेकिन उसमें थोड़ा लिंग्वल जो कॉम्प्लेक्शंस हैं या कॉम्प्लिकेशंस हैं वो जो है आ जाते हैं, इस वजह से लगता है कि ये थोड़ा सा चेंज लग रहा है।
मतलब उसके पढ़ने में वो लंबा सेंटेंसेस लगने लगते हैं, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच होती है ना, इस वजह से। तो ये तो मीनिंग ही बदल गई, उल्टा हो गया, निकल गया ना। दो ऑप्शन बचे। आई वॉज ऑफर्ड अ चेयर बाई देम, सही तो लग रहा। अ चेयर वॉज बीइंग ऑफर्ड टू मी। अब देखिए यहाँ पे इस वाले से अ चेयर वॉज बीइंग ऑफर्ड टू मी, मीनिंग तो निकल रहा, लेकिन यहाँ पे जो दे लिखा है, दे कहीं रिप्रेजेंट नहीं हुआ है। हर एक चीज, ये बात ध्यान में रखिएगा। और मैं ये बिल्कुल जनरल रूल की बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं, लैंग्वेज में तो एक्सेप्शंस होंगी, ठीक है। एक्सेप्शंस को आप ध्यान ना दीजिए, क्योंकि यहाँ एक्सेप्शंस पूछे ही नहीं जाते हैं। मतलब टायर 1 की बात कर रहा हूँ, सीजीएल के स्पेसिफिक एग्जाम की। एसएससी जो है एक्सेप्शंस को कम पूछता है। हम कितने पेपर कर चुके हैं, अभी बताइए कि आपको कौन सा एक्सेप्शनल ऐसा रूल लगा। कुछ हो सकते हैं, एक आधे 25 में से एक आधा क्वेश्चन तो रहेगा ही, एक्सपेक्ट करिए आप, ऐसा इतना भी हल्का पेपर नहीं होता है। तो जो रिप्रेजेंट होगा वो क्या होगा, दे भी रिप्रेजेंट होगा, लेकिन यहाँ दे जो है किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं है। तो इसको भी लात मारिए और घर भेजिए, और फिर हमारे घर क्या आता है, सही ऑप्शन। तो थर्ड जो ऑप्शन है ये सही हो जाता है। पसंद आया ना, पसंद आया ना मेथड, बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये पका पका के निकाला गया है, बिल्कुल एकदम सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। और इस सेशन का क्या नाम है, ना अंग्रेजों के सामने झुके थे और ना अंग्रेजी के सामने झुकेंगे, और अंग्रेजी को फोड़ कर आएंगे सीजीएल में, ठीक है। तो दूसरे पे आते हैं, क्वेश्चन पे, ज़्यादा हवाबाजी भी नहीं करेंगे, ठीक है। आई लाइक बोथ टी एंड कॉफी बट प्रेफर द लेटर। चलिए, लेटर जो है हो सकता कि आपके सेंस में निकल रहा हो कि हाँ ठीक है, लेटर हो सकता है, बट प्रेफर द बाद वाली, मतलब कि मान लो ये कह रहा है कि मुझे चाय और कॉफ़ी दोनों अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे बाद वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। इन सारों के मतलब यही निकल रहे हैं ना, लीस्ट तो हो ही नहीं सकता, बट प्रेफर द लीस्ट, कोई मीनिंग नहीं निकलता। आप लीस्ट रख के देखिए, कोई मीनिंग नहीं निकलता इसका। लेटर हो सकता आपने ना सुना हो, लास्ट, बट प्रेफर द लास्ट में भी आप रख के देखें और कहें यही हो सकता है। तो आपने सिर्फ एक एलिमिनेट किया, बाकी 3 आपके बच गए। तो लेटर जो है वो टाइम के सेंस में आता है। क्या होता है, टाइम के सेंस में आता है, ना कि किसी, जैसे हम कहें कि बाद वाली, तो ये नहीं कहेंगे कि लेटर थिंग्स, बाद वाली टाइम के सेंस में लेटर यूज होता है। तो लेटर भी, लेटर की बात नहीं कर रहा, लेटर होता है, बड़ा ऐसे करके जोर दे के बोला जाता है लेटर, ठीक है। लास्ट, ये भी टाइम के सेंस में यूज होता है। इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, ये बचा तो सिर्फ बचता है लेटर। और लेटर जो होता है ना, ये इसी चीज़ों में, इन्हीं तरह की चीज़ों में यूज होता है। आई लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी बट प्रेफर द लेटर, मतलब मैं कॉफ़ी को ज़्यादा पसंद करता हूँ, मैं चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करता हूँ, बट आई प्रेफर द लेटर, मतलब कॉफ़ी में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। लेकिन इसी को, सेंटेंस को हम अगर थोड़ा सा बदल दें और यहाँ पे ऑप्शन में कुछ और दे देते, तो एक और चीज इसी की ऐसे ही यूज होती है, वो होती है फॉर्मर। फॉर्मर का क्या मतलब होता है, अगर यहाँ पे लिखा होता, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि आई बट प्रेफर द फॉर्मर, तो मैं चाय की बात कर रहा हूँ कि पहले जो आई है, मतलब टी, उसे मैं ज्यादा पसंद करता हूँ, मैं दोनों को पसंद करता हूँ, बट आई प्रेफर द फॉर्मर, तो मैं चाय को पसंद करता हूँ। लेटर आ गया तो मैं कॉफ़ी को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। इससे ज़्यादा आसान भाषा में मुझे नहीं लगता समझाया जा सकता है, और ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। और ये रीडिंग से आता है, ये रूल्स मैंने कहीं पढ़े नहीं हैं, बस पढ़, मतलब न्यूज़पेपर रीडिंग और बुक्स को रीड करके ये चीज़ें आई हैं, ये सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई हैं, समझ रहे हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस मेहनत करते जाइए, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना फल की चिंता किए हुए कर्म को करे जाओ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट अ गुड आइडिया सीमा रिमार्क। सीमा कोई है, वो उन्होंने रिमार्क किया, व्हाट अ गुड आइडिया। अब ये जो है ना, ये एक्सक्लेमेशन मार्क,
क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क। ये जो होता है ना, ये बहुत कुछ कहता है। ये क्या कहता है, इसमें आता है एक्सक्लेम्ड। ये दो तो बाहर हो गए, ये दो तो बाहर हो गए, क्योंकि ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, मतलब इनडायरेक्ट फॉर्म है, इसका इनडायरेक्ट है। ये जो सेंटेंस लिखा है, व्हाट अ गुड आइडिया सीमा रिमार्क, एक्सक्लेम्ड आता है, तो ये दो बाहर हो गए। सीमा एक्सक्लेम दैट इट वाज अ वेरी गुड आइडिया, सही हो सकता है। सीमा एक्सक्लेम दैट आइडिया इज गुड, सही हो सकता है। क्या हो सकता है, नहीं भाई। ये पास्ट में होता है, तो इनडायरेक्ट जो है इसमें टेंस चेंज होता है, आइडिया वॉज गुड यहाँ होता, तो इसकी पॉसिबिलिटी थी कि आपको कंफ्यूज करता, लेकिन क्योंकि मैंने बताया पेपर का एक स्टैंडर्ड है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे, और करेंगे तो सारे बैठ जाएंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं करेंगे और इसको एक्सक्लूड करेंगे, तो एक ही बचता है, इट वॉज अ वेरी गुड आइडिया, व्हाट अ गुड आइडिया। और एक और चीज, अगर ये गुड लगा होता ना, मान लीजिए कट गया होता, तो व्हाट एन आइडिया। एक ऐड आता है ना किसी सिम का, क्या बोलते हैं उसमें, व्हाट एन आइडिया सर जी, बोलते हैं ना, आइडिया होता है। एक मिनट, आइडिया, तो एन जो यूज है ना, ये हो जाता है इसका, ठीक है ना। साफ साफ दिख रहा है ना बोर्ड पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो गया होगा। क्लोज फिस्टेड पर्सन, अब ईडियम्स की प्रॉब्लम यह है कि वो क्लियर कट कुछ कहते नहीं, बस एक सेंस देते हैं कि क्या कह रहा होगा। जैसे मैं बोलूं कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो आपको क्या दाल के बारे में कुछ पूछा जा रहा है, या मुर्गी के बारे में, या घर के बारे में। लेकिन अगर आप हिंदी भाषी हैं, आपकी नेटिव लैंग्वेज है हिंदी, या फर्स्ट लैंग्वेज है, तो आप समझ जाएंगे घर की मुर्गी दाल बराबर का क्या मतलब होना चाहिए। एक सेंस जरूर मिल जाएगा, एग्जैक्ट भले ही ना बता पाए, लेकिन आप समझ जाएंगे। जो आपके गांव में या शहर में जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, मान लीजिए जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम्स वगैरह नहीं पढ़े हैं, उनसे भी पूछ लीजिए हिंदी के, तो वो आपको एक सेंस दे देंगे, वो आपको नई नई कहावतें मुहावरे भी बता देंगे। तो आपको भी वही करना है, एक सेंस निकालना है। और ये सेंस कब निकलेगा, जब आप एक्सटेंसिव रीडिंग करेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। इन सब चीज़ों से आपको हेल्प होगी, ना सिर्फ एग्ज़ाम में, आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होगी, ठीक है। तो चलिए इसका सेंस निकालने की कोशिश करते हैं। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, अ काइंड पर्सन, मे बी स्ट्रॉन्ग पर्सन, मे बी फिस्ट। फिस्ट क्या मतलब होता है, बंद हथेली वाला आदमी। मतलब अगर इसका लिटरल सेंस निकालें, तो इसका मतलब होगा कि जिसकी मुट्ठी जो है बंद रहती है ना। स्ट्रॉन्ग पर्सन, अ क्रूअल पर्सन। देखिए यहाँ पे अब क्रूअल पर्सन का तो बिल्कुल सेंस निकल नहीं रहा है। अब क्लोज फिस्टेड पर्सन, हो सकता है स्ट्रॉन्ग की बात हो, काइंड की भी बात हो सकती है, लेकिन अ क्रूअल पर्सन तो यहाँ बिल्कुल नहीं हो सकता। अ माइजरली या मिजरली पर्सन, जो भी आप प्रोनाउंस करते हैं उसको, ये क्या होता है, ये होता है कम खर्च करने वाला, या कभी कभी इसको जरूरत से भी कम खर्च करने वाला बोल देते हैं, कि मतलब जितनी जरूरत है, 2 रुपए खर्चा करने की जरूरत है, तो सोचेगा कि 50 पैसे में ही काम चल जाए, तो वो कंजूस जिसको बोलते हैं। तो जरूरत से भी कम खर्च है, तो जितना कम खर्च किया जा सके, तो माइजरली पर्सन जो है यहाँ पे कंजूस के सेंस में यूज होता है। लेकिन अब हम यहाँ ईडियम का मतलब निकाल रहे हैं, तो एक हमने निकाल दिया है, ठीक है, एक हमने निकाल दिया है। अब देखेंगे कि ये जो है ना मिजरली पर्सन, ये सबसे अलग है, इन तीनों से अलग है। ये ऑप्शन क्या हो सकता है, क्या सबसे अलग दिया तो हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। और मैंने ये चीज़ देखी है कि अगर एक ऑड वन आउट है, मैंने पहले भी ये टेक्निक बताई है कि ऑड वन आउट को ढूंढिए, सिनोनिम इंटोनिम को ढूंढिए, कि जैसे आपको 2-3 सिनोनिम दे रखे, एक उसका इंटोनिम है, या 2 सिनोनिम है उसके इंटोनिम आपको पता है, तो आप जो है उसको 2 को बाहर कर सकते हैं। अब यहाँ पूछा क्या है, ईडियम का मतलब पूछा, यहाँ सिनोनिम इंटोनिम नहीं पूछे, लेकिन हम ऑप्शंस में वो चीज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ ऑड वन आउट के हिसाब से मिजरली पर्सन सही हो जाएगा,
बिना किसी मीनिंग को जाने हुए, ईडियम के मीनिंग को उतना समझे हुए हम ये चीज़ पे आ जाते हैं कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है, अंदेशा मार सकते हैं। ठीक है, एक संभावना होती है कि ये हो सकता है, गलत भी हो सकता है। टेक्निक जानने का मतलब ये होता है कि आप गलत भी हो सकते हैं, और गलत होता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन अटेम्प्ट ही ना करें तो ये मुझे लगता सही नहीं है। इन द सेंटेंस, अब इसका चलिए मतलब जो होता है क्लोज फिस्टेड का मतलब आप कह सकते हैं कि जितना चादर हो उतना पैर फैलाओ, जितनी चादर उतने पैर फैलाओ, इसका ये मतलब आप निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब आपकी जितनी आवश्यकता है उसी के हिसाब से, या आपकी जितनी मीन्स हैं, आपके जितने, आप जितना कमा सकते हैं उतना ही खर्च करें। ठीक है, ऐसे इसका मतलब हो सकता है। और ये एग्जैक्ट इसका क्लोज फिस्टेड पर्सन जो है, बिजरली पर्सन जरूरत नहीं है, लेकिन इंडिकेशन है कि इसी तरफ इसकी मीनिंग होती है, तो वही हम उसका मीनिंग सेलेक्ट कर लेते हैं, ना कि एग्जैक्ट होता है। चलिए आगे। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। मॉडर्न मैन इज कंप्लीटली इनग्रॉस, अब मुझे तो कमी इसमें दिख गई, इनग्रॉस इन द मैड परस्यूट ऑफ मटीरियल प्लेजर्स एंड लग्जरीज। मॉडर्न मैन इज सही है, मैंने क्या टेक्निक बताई थी, मैं सीधा टेक्निक पे आ गया हूँ। क्या करते हैं, अगर आपको दिख गया, इसमें मुझे दिख गया, लेकिन आपको नहीं दिखा, अगर नहीं समझ में आ रहा, तो यहां से ढूंढेंगे ऑप्शन में कंप्लीटली इनग्रॉस, कंप्लीटली इनग्रॉस। चलिए, हो सकता है आपको लगे कि सही हो सकता है। मैड परस्यूट ऑफ, परस्यूट ऑफ मूवी एक देखी होगी आपने, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। तो परस्यूट के साथ ऑफ लगता है बाद में, परस्यूट के बाद जो है ऑफ लगता है, तो ये सही होगा। मटीरियल प्लेजर्स एंड लग्जरीज, बिल्कुल सही। इसमें क्या गलती हो सकती है, मटीरियल वगैरह की स्पेलिंग देख लीजिए, प्लेजर की देख लीजिए, लग्जरी की देख लीजिए, स्पेलिंग की भी मिस्टेक होती है, ऐसा नहीं ग्रामेटिकल ही होती है। मॉडर्न मैन इज, बिल्कुल मॉडर्न मैन सिंगुलर है, इज लगा है, बिल्कुल सही है। ठीक, अब जब सब में लग रहा तो इसमें क्या गलती ऐसी हो सकती है, कहीं पे एक्सेप्शन हो सकती है क्या, एक्सेप्शन देता नहीं। तो आप जब देखेंगे तो हो सकता है आप सोचे कि दोनों ये सही हैं, हो सकता है ऑफ न लगता हो, कुछ और होता हो, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप इसको कर लेंगे। लेकिन सिंपल ध्यान दीजिए, टेंस का ध्यान दीजिए, इज कंप्लीटली, इज कंप्लीटली इनग्रॉस्ड। जब कहीं पे ऐसा सेंस निकलता है कि डूबा हुआ है, जब हुआ है चीज ऐसे हिंदी में आती है ना, इज के साथ या आर के साथ हम वर्ब की जो होती है वो थर्ड फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म जो है लगाते हैं। ये रूल है, और ये रूल कोई इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है कि आपने कभी देखा ही ना हो, से सेंटेंस ना पढ़ा हो, समझ गए। तो कंप्लीटली इनग्रॉस्ड इन द मैड परस्यूट ऑफ मटीरियल प्लेजर्स एंड लग्जरीज के मतलब जो आधुनिक मानव है वो कंप्लीटली, संपूर्णतः जो है वो डूबा हुआ है एक पागलपन की तरह, जो आपकी मटेरियल जो चीज़ें हैं उनको इकट्ठा करने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। रूल वूल नोट करते रहिए, जो भी हैं चीज़ें आप अपने हिसाब से भी करते रहिए, सिर्फ मेरे बताने से आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आपको भी अपनी तरफ से प्रयास करने होंगे। ठीक है? अब बेड ऑफ रोजेस, एक आपने कहावत पढ़ी ना, जैसे अभी कांटों का ताज, अभी कांग्रेस का चुनाव हुआ था, कांग्रेस अध्यक्ष का, अगर पॉलिटिक्स पे आप थोड़ी नज़र रखते हैं तो उसके अध्यक्ष चुने गए हैं। करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है, मल्लिका अर्जुन खड़गे जी। तो जब पेपर में आर्टिकल छपे, इंग्लिश न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूँ या हिंदी में भी छपे, तो ये आया कि एक तरह से मल्लिका अर्जुन जी के ऊपर कांटों का ताज सजाया गया, क्योंकि
कांग्रेस को रिवाइव करने की उनके ऊपर बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अब बेड ऑफ रोजेस उसका बिल्कुल उल्टा होता है, उसका बिल्कुल उल्टा होता है बेड ऑफ रोजेस। और रोज कहाँ यूज किया जाता है? कंफर्ट के लिए। रोज क्या इंडिकेट करता है कि कोई चीज कंफर्ट इंडिकेट कर रहा है, कंफर्ट इंडिकेट कर रहा है। अब बेड ऑफ रोजेस तो जहाँ पे गुलाब बिछे होंगे उस बेड में जो है कंफर्ट ही कंफर्ट इंडिकेशन है। ठीक है, तो क्या होगा? डिफिकल्ट पाथ, डिफिकल्ट तो बिल्कुल नहीं आ सकता। इजी एंड हैप्पी सिचुएशन, बिल्कुल। प्लेजेंट, अरे भैया परफ्यूम की बात कहाँ से आ गई? वैली फुल ऑफ, बिल्कुल नहीं। इजी एंड हैप्पी सिचुएशन, क्या हमें पता करना था? मीनिंग पता करनी थी ईडीएम की, हमने पता कर ली सिंपल मेथड से कि जैसे कोई ऐसे नॉर्मल जब चीज़ होती। अरे वैसे ये जो शब्द है ना, अ बेड ऑफ रोजेस, मुझे लगता जो भी तैयारी करते हैं 70% को तो बिल्कुल रटी हुई होगी। बस ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। आप कैसे उसको करेंगे? अगर पास पास के दे दिए हैं ऑप्शंस तो उसको कैसे एलिमिनेट करेंगे? बार बार पढ़ करके, उसको 2-3 बार पढ़ेंगे बार बार, तो आपके दिमाग में अगर आपने पढ़ा होगा तो क्लिक कर जाएगा। ठीक, अब आ गया कंप्रिहेंशन। और कंप्रिहेंशन का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं और उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं। एक कॉन्टेक्चुअल मीनिंग कहते हैं आप उसको। आप एग्जैक्ट नहीं जानते कि क्या लिखा हुआ है। मान लीजिए इंग्लिश, आप आपकी फर्स्ट लैंग्वेज तो इंडिया में भाई किसी की नहीं है इंग्लिश, ठीक है, बहुत कम ही लोगों की होगी फर्स्ट लैंग्वेज। तो उसको उस तरह से नहीं समझते, तो ट्रांसलेट करके समझते हैं। तो जो ट्रांसलेशन में जो मीनिंग निकलती है उसकी, हिंदी में जो मीनिंग निकलती है वो कॉन्टेक्स्ट होता है उसका। ठीक है, आपको वर्ड टू वर्ड जो है वो ट्रांसलेट नहीं करना होता है। तो हम वही समझ के पहले, मेरा जो स्टाइल है वो है कि पहला आप ऑप्शन देखेंगे फिर भरेंगे, और उसके बाद अपने आप वो पैसेज की मीनिंग के हिसाब से भरते चले जाएंगे। फिर ऑप्शंस को देखेंगे तो उससे क्या होता है कि सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जब आप ऑप्शन देख लेते हैं, आपका स्टाइल डिफरेंट हो सकता है, आप उस तरह से करिए जिस तरह करते आए हैं, लेकिन इसको भी अप्लाई करने की कोशिश करिए। अगर सही लग रहा हो तो अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो क्या यूज़ होता है? फ्लॉक जो है वो, या क्रू जो है, बेबी जो है, या कॉन्वाय जो है। तो जानकारी तो मैं दूंगा ही, लेकिन क्रू जो है वो एयरक्राफ्ट या शिप जो होता है ना, एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट और जो क्रू होता है मतलब स्टाफ के लिए आप यूज़ होता है। भले ही कभी कभी शूटिंग जब हो रही थी ना तो कहते हैं कैमरा क्रू, तो वहाँ पे स्टाफ के लिए आपके क्रू का इस्तेमाल होता है, उस ग्रुप को आप क्रू बोलते हैं। फ्लॉक, फ्लॉक मतलब बोलते हैं एक झुंड को, जो ज़्यादातर उड़ने वाले जो पंछी वगैरह हैं, बर्ड्स हैं, उनके लिए झुंड के इस्तेमाल फ्लॉक होता है। ठीक है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। कॉनवॉय, कॉनवॉय होता है एक कोई काफिला टाइप का। ठीक है, जैसे बोलते हैं प्रधानमंत्री का कॉनवॉय जो है वो, प्रधानमंत्री का जो कॉनवॉय है वो अभी विधानसभा के पास से गुजरा। तो कॉनवॉय किसके लिए? काफिले के लिए यूज होता है। और काफिला मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉलिटिकल कोई काफिला, ऐसा नहीं होता। कॉनवॉय जो है ट्रक के ग्रुप्स को भी बोलते हैं कॉनवॉय। बेबी क्या होता है? बेबी का मतलब होता है औरतों के ग्रुप को आप बेबी बोल सकते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ वेमेन, किसी भी तरीके का ग्रुप हो सकता है, ग्रुप ऑफ वेमेन। ठीक है, तो हमारा सही क्या निकला? लेकिन इसमें क्या है, लॉजिक आप नहीं लगा सकते ज़्यादा, लॉजिक नहीं, इसमें आपको पता होनी चाहिए। और आप याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, आप कुछ ग्रुप्स होते हैं उनके मतलब निकल, मतलब कि कुछ ग्रुप्स होते हैं, जैसे मछलियों का ग्रुप, चलिए याद आ गया मछलियों का तो बता ही देते हैं। जो मछलियों का ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ फिश। क्या बोलते हैं?
ग्रुप होता है फिश का तो क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, स्कूल बोलते हैं। तो स्कूल ऑफ फिशेस, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, काफी पॉपुलर है, पूछा जाता है। और हर्ड सबसे ज्यादा पूछा था, हर्ड क्या होता है, हर्ड ऑफ कैटल, जानवरों के जैसे जो अक्सर जो जैसे सीप होता है, ठीक है, उसको भी बोलते हैं। तो आप जो है इनके कुछ कुछ ही हैं, इनको आप याद कर लीजिए, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है ये पॉपुलर वाले हैं, ये पूछे जाते हैं, तो आप जो है इनको याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए अपने लेसन पे वापस आते हैं और हम इसको आगे बढ़ते हैं। कॉन्वॉय ऑफ ट्रक्स कैरिंग सोल्जर्स वॉज वॉज कमिंग। अब देखिए ट्रक्स की बात हो रही, मैं आपको यहाँ ग्रामर करूँ, मतलब जो चीज़ें हैं ना, ये पैसेज है, पैसेज भी सॉल्व कर रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए कि आपको कहाँ पे मिस्टेक लग रही। और ये हो सकता है ये पूछा भी जा सकता है, क्योंकि ये कोई इतना डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। ट्रक्स कैरिंग सोल्जर्स वॉज, अब क्या ये सही है क्या? कॉन्वॉय ऑफ ट्रक्स, ट्रक्स तो भाई प्लूरल हो गया ना, प्लूरल हो गया, इसके साथ ये सिंगुलर जो हेल्पिंग वर्ब है ये क्यों आ रही, सोचने वाली बात है ना। तो जो ये झुंड होता है वो एक तरह से सिंगुलैरिटी आ जाती है ना, यूनिटी आ जाती है। ग्रुप क्या होता है, एक यूनिटी होता है, जिसको हम, तो ये किस सेंस में होता है कि कॉन्वॉय ऑफ ट्रक्स, कॉन्वॉय ऑफ ट्रक्स जो है ये सिंगुलर है, सिर्फ ट्रक को देखेंगे तो प्लूरल लगने लगे। कॉन्वॉय ऑफ ट्रक्स कैरिंग सोल्जर्स वॉज, जिसमें सिपाही थे, सोल्जर्स थे हमारे, उनका जो काफिला था या कॉन्वॉय ऑफ ट्रक्स था, वॉज कमिंग डाउन द माउंटेन रोड। समझ में आया? ग्रामर भी इंपॉर्टेंट होती है। अब मेरा ध्यान गया तो मैंने कहा ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। कमिंग डाउन द माउंटेन रोड द ट्रक्स, ट्रक्स यहाँ पे क्या भरा जा सकता है, ट्रक्स स्लोवली, तो यहाँ पे जो है कोई ऐसी मतलब वॉज वर तो है नहीं, तो ट्रक्स मूव्ड स्लोवली, स्लोवली हम कर सकते हैं, क्योंकि पास्ट में बात हो रही, ये पास्ट में इंडिकेट कर दिया कि पास्ट में हम बात हो रही, तो मूव भर दें, ट्रक्स मूव्ड स्लोवली। अगर प्रेजेंट में बात हो रही थी, प्रेजेंट में कोई स्टोरी की बात हो रही होती या कोई कन्वर्सेशन होता, तो हम क्या कहते हैं, ट्रक्स मूव स्लोवली, मूव्ड फिर ना करते, फिर हम मूव करते, मूव स्लोवली एज देयर हैड बीन हैवी स्नोफॉल इन दैट एरिया सडनली विद अ सडनली विद अ, यहाँ पे कंफ्यूजन है कि क्या भरना चाहिए, अब क्या आएगा स्पेसिफिक वर्ड। चलिए, ऐसा होता है जब आप नहीं क्लियर कर पाते कि क्या भरना चाहिए। ब्रिंगिंग अलोंग विद इट बोल्डर्स एंड मड, मतलब बड़े बड़े पत्थर जो है वो और कीचड़ टाइप का जो भी है अपने साथ ले आया। द ड्राइवर ऑफ फर्स्ट ट्रक स्टॉप्ड इन टाइम, तो यहाँ पे हो सकता है कि आप जो है फॉर्चुनेटली भर सकते हैं, कि आप जो है फॉर्चुनेटली जो है, अब ये स्पेलिंग पे ध्यान मत दो, मेरी शब्दों पे ध्यान दो, क्योंकि यहाँ लिखने की जगह नहीं उस तरह। तो फॉर्चुनेटली यहाँ हो सकता है, फॉर्चुनेटली क्योंकि यहाँ पे इसलिए कि टाइम पे रोक दिया, वरना कुछ और हो जाता, क्योंकि आपके सामने बोल्डर्स और मड जो है गिर रहा है। सोल्जर्स सोल्जर्स गॉट डाउन एंड स्टार्टेड, स्टार्टेड क्या, जब ये सब आ गया तो सोल्जर्स उतरे और स्टार्टेड क्लीनिंग द रोड, ठीक है। अब यहाँ क्लीनिंग की जगह कुछ और होगा, देखेंगे उसको, क्लीनिंग द रोड मतलब उसको हटाने लगे। तो सब क्वेश्चंस क्या पहले हम कॉन्वाई कर चुके हैं, इसमें आपको जानकारी चाहिए थी, आप इसमें लॉजिक नहीं लगा सकते थे, आपको ये पता होना चाहिए। और ये ऐसी चीज़ें हैं प्रेडिक्टेबल हैं, ये प्रेडिक्ट कर आप कर सकते हैं तैयारी के दौरान कि भाई कुछ ग्रुप्स होते हैं, उनके उनका एक स्पेसिफिक जो है नेम होता है उस ग्रुप का, तो हम उसको पढ़ लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरे ब्लैंक पे क्या था। हमने क्या भरा था, मूव्ड ट्रक्स
मूव्ड। अब इसमें क्या है कि ये पास्ट में बात कर, मैंने कहा कि मूव्ड स्लोली एज देयर हैड बीन, तो इसमें क्या है आप वर मूविंग भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ रहे थे या बढ़े थे, दोनों ही आप यहाँ पे अप्रोप्रिएट भर सकते हैं, ठीक है। द ट्रक्स वर मूविंग एज देयर हैड बीन, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट में चले जाते हैं। तो वॉज मूविंग इसलिए नहीं, क्योंकि ट्रक्स जो है वो प्लूरल है, तो आप जो है ये भी हटा सकते हैं इस सेंस में कि क्या भरना चाहिए। ऑप्शन से एलिमिनेट हो गया, देखो यहाँ है ना, पिछले वाले में नहीं हुए थे लेकिन यहाँ हो गए। फिर एरिया सडनली विद अ, देखो यहाँ पे क्या आ गया, ये इसीलिए नहीं आ रहा था क्योंकि ये स्पेसिफिक कोई नहीं है, आप इसको एक तरह से फिगरेटिवली जो है बताया जा रहा है, अलंकारिक भाषा में इसे बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक क्रैश जो है वो विद अ ह्यूज, सॉरी, विद अ क्रैश, मतलब अचानक से एक सामने एकदम क्रैश टाइप का, जैसे कि गाड़ियां जब क्रैश होती तो अचानक से तो होता है ना, तो उसी तरह से विद अ क्रैश अ ह्यूज ट्री। अब यहाँ पे भी ऑप्शन एलिमिनेट करते, बज क्या होता है, कोई इनटेंजिबल चीज जब होती है ना, बज जैसे कि यहाँ पे यूज करते हैं, लेकिन इसमें नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप दो एलिमिनेट कर सकते हैं, स्क्रीम और स्प्लैश। स्प्लैश क्या होता है, पानी की जो आवाज़ होती है उसे स्प्लैश बोलते हैं। तो मड और जो बोल्डर्स हैं वो हमारे स्प्लैश की तरह तो रोड पे नहीं आएंगे ना, स्क्रीम चिल्लाते हुए, पत्थर कोई चिल्लाते हैं क्या, तो स्क्रीम जो है वहाँ पे यूज़ नहीं होगा। और क्रैश जो है यूज़ होता है, बज जो है आपको कहीं भी नहीं सुनाई देगा इस सेंस में, तो बज कहाँ यूज़ होता है, बजिंग विद हैप्पीनेस। कोई इंटेंजिबल चीज़ होती है, इंटेंजिबल का मतलब होता है जो आप टच नहीं कर सकते, इंटेंजिबल। तो जब भी हम बजिंग का यूज़ करते हैं तो हैप्पीनेस हो गया, बजिंग विद पॉजिटिविटी हो गया, इन सब चीज़ों में और विद के साथ आता है, ये पूछा भी जाता है, ठीक है, बजिंग विद हैप्पीनेस, ये सब चीज़ें यूज होती। तो बज भी कैंसिल हो गया नॉलेज की बेस पे, तो क्रैश और बज में आप कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन मुझे नहीं लगता आप क्रैश और बज में कंफ्यूज होंगे, क्योंकि आप कभी सुनते नहीं। जो भी आपको बहुत ज़्यादा ऑड लगे तो उसको बाहर करिए, उसको गलत मानिए, ठीक है। और ये प्रैक्टिस के साथ पता चलेगा कि क्या ऑड है क्या ऑड नहीं, क्या एग्जाम में पूछते हैं क्या नहीं पूछते हैं। तो क्रैश, ठीक है। आगे, द ड्राइवर, फॉर्चुनेटली हमने देखो बिल्कुल मिल गया, फॉर्चुनेटली मतलब सिमिलरली तो हो नहीं सकता, क्योंकि सिमिलरली मतलब पीछे कोई ऐसी बात थोड़ी ना हुई कि किसी और ने भी ट्रक्स उसी तरह रोके, तो सिमिलरली ड्राइवर ऑफ फर्स्ट ट्रक रोक दिया, ऐसे तो कुछ नहीं, फर्स्ट ट्रक, तो सिमिलरली तो हो ही नहीं सकता। लॉजिकली क्या क्या मतलब है, लॉजिकली का कोई मतलब नहीं, क्योंकि लॉजिकली क्या मतलब है कि भाई ट्रक तो रोकना है ना, आप ऐसा तो है नहीं कि कोई ट्रक प्लेन बन जाएंगे, और वो ट्रांसफॉर्मर जो मूवी देखी होगी आपने, उसमें ट्रक क्या रोबोट बन जाते हैं और किल करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो तो उन वो वैसे ट्रक है नहीं, ठीक है। तो लॉजिकली भी नहीं, मैजिकली क्या होता है भाई, मैजिकली का क्या मतलब कि मैजिकली ट्रक रुक गए, ये जो पैसेज है इसमें कहीं मैजिक वगैरह की बात ही नहीं हुई कि गॉड हेल्प दैट तो मैजिकली ट्रक्ड वर स्टॉप्ड, है ना, ब्रेक सप्लाई करी ट्रक रुक गए उनका। एक हाँ ये यूज करते हैं फॉर्चुनेटली, इसमें क्या है एक मिस्ट्री एलिमेंट ऐड होता है कि फॉर्चुनेटली, अब इसका क्या मतलब फॉर्चुनेटली का, ना हम डायरेक्ट ये कह रहे थे कि गॉड हेल्प अस, ना हम ये कहते कि सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में थी लेकिन हमारे फेवर में बाद में गिर गई, तो फॉर्चुनेटली यूज करते हैं, ठीक है। तो फॉर्चुनेटली द ड्राइवर ऑफ फर्स्ट ट्रक स्टॉप्ड इन टाइम, समय रहते जो है, स्टॉप्ड इन टाइम का मतलब क्या होता है, देखिए ये आप नोट कर सकते हैं, ये पूछा जा सकता है, स्टॉप्ड इन टाइम का मतलब समय रहते, समय रहते जो है वो ऐसा कोई टाइम नहीं था जो उसको पता था कि इतने समय पर जो है वो पत्थर वगैरह गिरने वाले हैं, तो वो स्टॉप्ड इन टाइम कर दे, मतलब 4 बजे 4:30 बजे ऐसे कुछ नहीं था, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये एक तरह से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकता है किसी और तरीके से पूछ के। द सोल्जर्स गॉट डाउन एंड स्टार्टेड, हमने इसमें क्या भरा था, क्लीनिंग द रोड,
चलिए देख लेते हैं। क्लीनिंग द रोड, क्लीनिंग में यहाँ अल्टरिंग रोड, क्या ऐसा कोई बदलने लगे कि लाओ भाई बॉर्डर्स वगैरह को हटा के लाओ थोड़ी और ऊंची सड़क बना देते हैं, ऐसा कुछ नहीं करने लगे। चेंजिंग और ऑल्टरिंग सिनोनिम है, ठीक है, तो दोनों हट जाएंगे। मूविंग, मूविंग द रोड, अरे मूविंग ऑन द रोड हो सकता है, लेकिन मूविंग द रोड, रोड ही हटाने लगे, बिल्कुल बचकानी चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा था, क्लीनिंग, तो यहाँ पे साफ करने लगे, क्लियरिंग द रोड, दोनों में सेंस में यूज होता है कि मतलब जो भी सामने आया था उसको। और क्लीनिंग द रोड का मतलब थोड़ा सा ये होता है कि हो सकता है कि झाड़ू लगाने लगे या उसको गंदगी सफाई करने लगे, तो क्लीनिंग उस सेंस में यूज होता है। क्लियरिंग का मतलब होता है कि रास्ते से जो भी अड़चने हैं उनको हटाना, ठीक है। 12 क्वेश्चन, 12वें नंबर का क्वेश्चन, वन हु लव्स हिज कंट्री, क्या होता है, ट्रेटर। जो अपने देश से प्यार करता है वो ट्रेटर होता है क्या, बिल्कुल नहीं, ये अपोजिट होता है। कॉन्स्पिरेटर, कॉन्स्पिरेसी क्या होती है कि साजिश करना, तो साजिश करने वाला थोड़ी देशभक्त होता। कोलैबोरेटर, कोलैबोरेटर तो बहुत सेंस में यूज होता है, ठीक है। कोलैबोरेटर निगेटिव सेंस में यूज करोगे तो कहोगे कि आईएसआई के साथ किसी ने कोलैबोरेट किया हमारे सीक्रेट चीज़ों को जानने के लिए, हमारे जो गवर्नमेंट के सीक्रेट्स हैं उनको जानने में कोलैबोरेटर था, कोलैबोरेट किया उसने। पैट्रियट जो है ये तो सबको ही पता है कि जो अपने देश से प्रेम करता है, और इसके सिनोनिम्स जो है बहुत फेमस हैं। एंटोनिम्स हो सकते हैं, कॉन्स्पिरेटर हो सकते हैं एंटोनिम, और क्या हो सकता है, ट्रेटर हो सकता है। पैट्रियट का क्या होता है, जिंगोइस्ट, जिंगोइज्म आप कह सकते हैं, ठीक है। साइवनिस्ट, साइवनिस्ट जो है वो भी काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। जिंगोइज्म, साइवनिस्ट, और क्या हो सकता है, लॉयल, लॉयल भी अगर लिखा तो ये एग्जैक्ट नहीं है पैट्रियट का, लेकिन उसी इंडिकेशन देता है, ठीक है। तो ये दो तीन है, ये काफ़ी पूछे जाते हैं। नेशनलिस्ट भी होता है, ठीक है, ये भी अगर लिखा है तो आप नेशनलिस्ट, समझ गए। तो इनको और बाकी आप जो आप देखें कहीं किताबों में तो ये काफ़ी पूछा जाता है, पैट्रियट वगैरह, समझ गए। तो आगे चलते हैं। सेलेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, एक्सपेंसिव। सिनोनिम क्या होगा, एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा कोई चीज़ ना, एक्सपेंसिव, ये तो सुन ही रखा होगा, तो सीधा सेलेक्ट कर लीजिए क्या होगा, सिनोनिम। अब देखिए सिनोनिम में यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ कर दी, ये तो पता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डिफिकल्ट कर दिए। तो एक्सपेंसिव जैसे कॉमन वर्ड का भी हम सही आंसर तक नहीं पहुँच सकते अगर ऑप्शन में हेरा फेरी कर दे कि इसमें क्या होगा। फिर से वही न्यूज़, न्यूज़ की आती है ना। अब देखो माइल्ड और जेंटल दो सिनोनिम है, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है ना, सिनोनिम है ना। तो दोनों फिर कैसे सही हो सकते हैं, जब मैंने बताया कि जब भी ऐसे सिनोनिम एंटोनिम जब पूछता है या इडियम्स पूछता है, तो जो भी दो शब्द हैं वो एक तरफ इशारा कर रहे हो कि दोनों गलत होंगे, क्योंकि दोनों तो सही नहीं हो सकते ना, तो दोनों आप हटा दीजिए। सोबर और डियर बचा। अब सोबर जिसका जिसको मतलब नहीं पता है, तो सोबर का मतलब होता है बहुत ही एक तरह से सीरियस आदमी, और दूसरे सेंस में भी यूज करते हैं कि जो ड्रिंक ना करता हो या ड्रिंक भी करे तो वो काफ़ी दिनों तक उसने ना किया हो। और थोड़ा सा उस सेंस में यूज होता है कि जो ड्रिंक करता भी हो तो नशे में ना होता हो, उस सेंस में भी यूज कर लिया जाता है, ठीक है। तो सोबैरिटी जो है वो यूज होता है थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस में कि भाई आदमी बड़ा सोबर है, मतलब गंभीर है, ठीक है। तो इसमें एक्सपेंसिव का मतलब कहाँ पे आ गया, एक ही बचता है डियर। अब कहेंगे डियर का मतलब तो भाई प्रिय होता है ना। री का सॉरी डियर का मतलब क्या होता है, डियर नहीं लिखा, डियर लिखा, ठीक है। डियर मतलब ये तो प्रिय होता है हिंदी में जैसे बोलते हैं ना। मैं बताता हूँ न्यूज़पेपर में जब भी क्या होता है, जो इकोनॉमिक पॉलिसी या फिर, अब यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डीप हो जाएगा, लेकिन जो भी जीएस पढ़ रहे हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है, वहीं से इसका मतलब निकलता है।
जब भी आरबीआई जो है अपने रेट्स बढ़ाता है, रेपो रेट्स जो होते हैं, या पॉलिसी रेट भी बोला जाता है, उनको जब बढ़ाता है तो क्या होता है, जो लोन्स हैं या मनी जो है, कहते हैं मनी पॉलिसी जो है वो डियर हो गई है, या मनी जो है डियर हो गई है, मतलब एक्सपेंसिव हो गई, पैसा एक्सपेंसिव हो गया। अब ये कैसा सेंस है, जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उनको समझ में आ रहा होगा। क्या होता है, मनी जो है एक्सपेंसिव हो गई है, क्या, बोरो करना, क्योंकि कर्जे के रेट जो है बढ़ जाते हैं, बैंक्स अपने कर्जे बढ़ा देते हैं। जैसे आप कार लेना चाहते हैं तो कभी आपको 8% पे कार मिलती थी, अब 10% पे मिलने लगेगी। तो वहाँ पे डियर मनी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवा दी आरबीआई ने, तो उसका असर पड़ता है एक्सपेंस पे और चीज़ें एक्सपेंसिव हो जाती हैं। इन्फ्लेशन जो है घटता है, लेकिन पॉलिसी जो है एक्सपेंसिव हो जाती है, ठीक है, उसका अलग इम्पैक्ट पड़ता है, वो इकोनॉमिक्स की बात है, ठीक है। तो डियर जो मनी पॉलिसी है वो एक्सपेंसिव को, क्योंकि इंडिकेट कर रहा है, ये एग्जैक्ट नहीं है, मैंने बार बार ये चीज़ बताई आप। चलिए, डेक्स्ट्रिटी क्या होगा यहाँ पे, एंटोनिम देना है। डेक्स्टर होता है, वो क्या होता है, इसको बोलते हैं निपुण आदमी, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या होता है, बहुत फेमस है, नूबी। नूबी बोलते हैं उसे, मतलब पहली पहली नौसिखिया टाइप का। लेकिन ये क्या होता है, बिल्कुल निपुण, एकदम अपनी स्किल्स में काबू पा लिया हो, मास्टरी, मास्टरी भी होता है, ठीक है, मास्टरी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एंटोनिम आपको देना है, स्किल और मास्टरी दोनों सिनोनिम है ना, स्किल और मास्टरी दोनों सिनोनिम है, तो ये तो गलत होंगे ना। इग्नोरेंस और एजिलिटी, एजिलिटी मैंने अभी क्लास में 2 दिन पहले बताया था कि एजिलिटी का क्या मतलब होता है, आपको वो क्लास देखनी होगी ये मतलब जानने के लिए, ठीक है। तो एजिलिटी जो है वो इसका नहीं हो सकता, क्योंकि इंटोनिम पूछा है, एजिलिटी भी पॉजिटिव सेंस में ही यूज़ होता है, और ये डेक्स्टर भी जो है वो पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है, तो दोनों पॉजिटिविटी की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसलिए वो चीज़ सही नहीं हो सकती। तो क्या होगा, इग्नोरेंस होगा इसका एंटोनिम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंटोनिम पूछा है फिर से डिवाइड का। अब डिवाइड तो जानते हैं ना, इससे ज़्यादा क्या हो, स्प्लिट, लेकिन ये तो सिनोनिम है, यही गलती करेंगे। आप इसको ध्यान में रखेंगे, कुछ लोग यही करते हैं, एंटोनिम का सिनोनिम, सिनोनिम का एंटोनिम करके चले आते हैं, 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो जाते हैं, ये मत करिएगा। इसको ध्यान से पढ़िए, पानी वानी पीजिए, ध्यान से पढ़ के जो है इसमें सही करिए। तो डिवाइड का एंटोनिम उल्टा क्या होगा, यूनाइट करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़, इसमें ऐसा कुछ नहीं जो समझ में ना आने वाला हो, है ना। ही ट्राइड टू स्टिल, स्टिल का क्या मतलब है, रुका हुआ, स्टील मतलब बिल्कुल जानते हैं, स्टील की बाल्टी होगी आपके यहाँ, और स्टील। अब स्टाइल का क्या मतलब होता है, मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया गया है, या जो भी प्रॉब्लम हो। स्टील यहाँ पे आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है, स्टील, स्टाइल का कुछ भी मतलब हो, आप यहाँ पे स्टील माई रिंग, उसने मेरी अंगूठी चुराने की कोशिश करी, ट्राई टू स्टील माई रिंग। तो आप जो है, सिंपल सा क्वेश्चन, अब इससे सरल आप क्या लेंगे, इससे ज़्यादा सिंप्लिसिटी आप कहाँ पाएंगे किस क्वेश्चन में, मुझे बता दीजिए, मुझे ढूंढ कर ये चीज़ बता दीजिए, इससे ज़्यादा सिंप्लिसिटी कहाँ मिलेगी। ही इज़ अ गिफ्टेड वॉलीबॉल प्लेयर। अब मैंने आपको बोला था कि कहानी जो ये पैरा जम्बल्ड होते हैं, इसमें आप पहले सेंटेंस को पकड़ें जहाँ पे शुरू हो सकता है, या फिर उन सेंटेंसेस को पकड़ें जो शुरू नहीं हो सकता। अब ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन से सेंटेंस क्यों नहीं शुरू होता, क्योंकि कोई कहानी पीछे, कोई उसके नाउन होगा, उससे रिलेटेड कोई बात। तो यहाँ पे नाउन कहाँ पे है, संजय है नाउन, क्योंकि उसका प्रोनाउन ही होगा, ठीक है। तो इसके बाद ही जो है यूज होगा, क्योंकि उसी सेंटेंसेस में उसको रिप्रेजेंट करता ही, संजय को रिप्रेजेंट ही करता है। तो संजय इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज द गिफ्टेड वॉलीबॉल प्लेयर,
डी से स्टार्ट होगा, डी से 2 स्टार्ट होते हैं, डी के बाद लेकिन ए ही आ सकता है, थर्ड हमारा सही होगा। कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इससे ज़्यादा सिंपल पैरा जम्बल्ड में आपको देखने को कुछ मिल ही नहीं सकता। नाउन प्रोनाउन की जानकारी और क्वेश्चन सॉल्व। हो सकता है यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन हो, पैरा जम्बल्ड फिर से आ गया। एसप वॉज वन ऑफ देम हु लिव्ड इन ग्रीस अबाउट 2500 साल पहले, ठीक है, 2500 ईयर्स अगो। ही टोल्ड मेनी। अच्छा चलिए, एक रूल अब दिख गया तो मैं आपको बताता हूँ। ये जो अगो है ना, ये पास्ट के लिए यूज होता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। इससे अलग अलग से आपको कोई और बिफोर कर दे, ठीक है, यहाँ पे अगो की जगह बिफोर, तो आप ध्यान नहीं दे पाएंगे जब तक आपने इसको देखा नहीं होगा कहीं ना कहीं। तो मैं आपको दिखा दिया, सिंपल है लेकिन पूछा जाता है, ठीक है। ही टोल्ड मेनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज टू द पीपल। तो इसमें कह रहा कि वन ऑफ देम, अब ये जो देम यूज हुआ ना, ये जो देम यूज हुआ है ना, ये किस चीज के लिए यूज हुआ? वन ऑफ देम क्या थे? ऐसा जो है वन ऑफ देम क्या थे, कुछ क्लियर नहीं हो रहा ना, तो इसका मतलब इसके पहले कुछ रहा होगा। तो कहाँ से स्टोरी कहाँ शुरू होती है? देयर से। देयर वॉज अ टाइम, जबकि कोई स्टोरी शुरू होती है तो क्या बोलते हैं? देयर वॉज अ टाइम, एक ऐसा समय था कि सब लोग खुश हुआ करते थे, ऐसे करके। तो देयर वर मेनी टैलेंटेड पीपल इन एंशियंट ग्रीस, एसप वॉज वन ऑफ देम। अब कंप्लीट लग रहा कि एसप जो था वो उनमें से एक था। कौन सा? टैलेंटेड पीपल में से। एसप ऐसे क्या थे, जैसे अपने यहाँ क्या बोलते हैं उनको, विष्णुगुप्त जो है, या विष्णु शर्मा बोलते हैं उनको, जो जो इन्होंने पंचतंत्र, पंचतंत्र की जो कहानियाँ होती हैं उसको, पंचतंत्र की जो कहानियाँ होती हैं उसको लिखा था, या पंचतंत्र की रचना करी थी किसने? विष्णु शर्मा ने, ठीक है। तो वैसे ही एसप थे 2500 साल पहले ग्रीस में, ठीक है। तो एंशियंट ग्रीस में मेनी टैलेंटेड पीपल थे एंड एसप वाज वन ऑफ देम। तो सी पहले आएगा और ए पहले, मतलब सी के बाद ही ए आ सकता है। अब देखिए सी के बाद कहाँ ए है, ये देखिए सी के बाद यही सिर्फ ए है, बाकी और मैच नहीं कर रहा। सीधे आप तीसरे लगाइए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। इनकैपेबल ऑफ पेइंग डेट, जो कर्जा ना चुका पाए। वैसे ये इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा वेगेंट तो होगा नहीं, जो एक्स्ट्रा वेगेंट हो वो इनकैपेबल तो हो जाएगा ड्यूज चुकाने में, लेकिन उसका यहाँ पे क्या पूछा है? वन सब्सटीट्यूशन वर्ड पूछा है कि वो ऐसा आदमी जिसको क्या बोला जाता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा वेगेंट तो होगा नहीं। करप्ट हो सकता है, करप्ट इसी की वजह से वो अपना कर्जा नहीं चुका पा रहा, तो करप्ट भी हो सकता है, लेकिन ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन नहीं इस चीज़ का। ऑब्सलीट, ऑब्सलीट अभी मैंने आपको पिछली वाली क्लास में बताया कि ऑब्सलीट का क्या मतलब होता है। इसका मतलब पुराना कोई चीज़ थी, ऑर्थोडॉक्स, कंजर्वेटिव, इसके सिनोनिम्स होते हैं। इंसॉल्वेंट ये होता है, जिसको कहते हैं हिंदी में दिवालिया, दिवालियापन। दिवालिया मतलब दिवाली मनाने वाला नहीं, मतलब दिवालियापन हो गया कि वो डिफॉल्टर एक तरह से हो गया है, अब वो अपने ड्यूज जो है पे नहीं कर सकता। इसमें मुझे नहीं लगता, मैं सारी चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ। कोई दिक्कत होगी आप पिछली क्लासेस देखेंगे और शुरू से देखेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप शुरू से जब देखेंगे तो मैं जो बताना चाह रहा हूँ ना वो आपकी ज़्यादा समझ में आएगी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना जिसमें डाउट्स बहुत होते हैं। कोई टेक्निक बताता है, जीएस में, खासकर जीएस में ये चीज़ होती है, हम जब टेक्निक अप्लाई करते हैं तो गलत बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन गलतियाँ रिड्यूस होती है जब प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं, ठीक है। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, तो हमें स्पेलिंग बतानी है जो गलत हो, तो हम क्या करेंगे? चैंपियन बिल्कुल सही है, लिख लेंगे। मेरी टेक्निक क्या है? लिखने वाली। चैंपियन लिखा हमने, बिल्कुल अपनी, मतलब बिना देखे आप उसको लिखिए, उससे बिना इन्फ्लुएंस हुए, और अपनी लिख के फिर मिलाइए इसको। ये मुझे पता नहीं, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, फिर अगले पे चला जाऊँगा। करिश्मा, करिश्मा और करिश्मा एक ही शब्द से बने, ठीक है। करिश्मा का भी मतलब करिश्मा ही समझो होता है कि आप अट्रैक्टिव लगते हैं लोगों को। जैसे आप कहें कि आपका एक करिश्मा है, करिश्मा मतलब आप अट्रैक्ट करते हैं लोगों को।
तो करिश्मा। क्वायर जो होता है वो ग्रुप ऑफ सिंगर्स होता है, जो आपने खड़ा देखा होगा पीछे, जो लोग रिपीट करते हैं सिंगर को, मेन सिंगर को रिपीट करते हैं पीछे से किसी डिफरेंट आवाज़ में, या कभी लड़कियां रिपीट करती हैं, कभी लड़के होते हैं, ग्रुप मेनली होता है जो रिपीट करता है सिंगर को, घुंघरू की तरह मैं बजता ही रहा। तो पीछे से कोई बोलता है घुंघरू की तरह, ऐसे होता है ना, तो क्वायर होते हैं वो, ठीक है। करिश्मा, तो ये आप समझ गए। तो आप सबको देख लिए कि क्या सारे सही हैं, एक ही बचता है, इसका मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए तो मुझे तो पता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये होता है, इसको क्या बोलते हैं, सॉफर। क्या होता है, सॉफर होता है। सॉफर का मतलब होता है जो किराए पे जो है गाड़ी चलाता है, ठीक है, ड्राइवर। इसका सिंपल मीनिंग जो होता है वो होता है ड्राइवर, ठीक है। क्या होता है, ड्राइवर होता है। या एक और वर्ड होता है, चलिए आपको बता देते हैं। एक और वर्ड होता है जिसे बोलते हैं स्टोकर। स्टोकर जो होता है ये ज़्यादातर फ्रेंच या ब्रिटेन इंग्लिश में यूज़ किया जाता है। स्टोकर का मतलब होता है जो किराए पे लेकर के गाड़ी चलाता है, स्टोकर, ठीक है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं, याद आ गया तो बता दी। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। मुझे तो दिख गया, क्योंकि इतना कॉमन है ना, इतना ज़्यादा सुनते हैं कि पहले ही दिख गया कि रॉन्ग क्या है। तो क्रिएटर की जो स्पेलिंग होती है ना, ये ओ होता है, ई नहीं होता क्रिएटर में, इसको ध्यान दीजिएगा। और इसमें आपको मुझे नहीं लगता कुछ ना आता हो। क्रैकर, क्रिकेटर, क्रीमेटर, सारे तो क्रीमेशन का क्या मतलब होता है कि लाश को जलाने वाला, ठीक है। तो लाश को जलाता है उसे क्रीमेटर बोलते हैं। क्रीमेशन ग्राउंड होते हैं ना, शमशान घाट जिसे बोलते हैं। तो क्या क्रिएटर जो है ओ होता है, सिंपल है। रिटेन, रिटेन का क्या मतलब होता है, कोई चीज़, जैसे कि अभी पिछले साल ही ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया हारी थी इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच। आप अगर क्रिकेट नहीं फॉलो करते तो अक्सर ये न्यूज़पेपर में आता रहता है कि इंडिया रिटेन्ड, इंडिया रिटेन्ड, रिटेन्ड बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, ये चीज़ आई थी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो ऑस्ट्रेलिया में हर साल इंडिया खेलने जाता है, हर साल नहीं, हर 2 साल पे लगभग, गावस्कर ट्रॉफी ये होता है यहाँ पे, गावस्कर ट्रॉफी। ये न्यूज़पेपर में हेडलाइन बनी थी क्योंकि लगातार 2 बार ऑस्ट्रेलिया जो है हार चुका है अपने ही घर में इंडिया से। ये सीरीज होती है, लगभग 4 टेस्ट मैच की होती है, ठीक है, ज़्यादातर 4 टेस्ट मैच की ये सीरीज होती है जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया में खेलने जाता है। तो रिटेन का क्या मतलब, गेन, डिस्ट्रॉय, कॉन्वे, मेंटेन किया आपसे, ठीक है। इसमें किसका मतलब आपको नहीं पता हो सकता, मुझे नहीं लगता कि आप जो है किसी का मीनिंग नहीं जानते होंगे। रिटेन ही का मीनिंग इतना सिंपल है, ठीक है। द ड्राइवर डाइव इन द पूल फ्रॉम द ग्रेट हाइट। ड्राइवर डाइव इन द पूल फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। अब यहाँ पे क्या गलती लग रही है आप, नेम नो इम्प्रूवमेंट को आप हटा दीजिए। डाइव्ड इनटू द पूल, डाइव्ड एट द पूल। अब डाइव एट द पूल क्या मतलब, जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है, जैसे ये पानी भरा हुआ है, जब भी हम अंदर इसके जब जाते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं, कोई छलांग मारता है, तो क्या कहते हैं, इनटू। हमने छलांग लगाई पानी के अंदर, ऐसे करके यूज़ करते हैं ना। हालांकि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो मतलब तो होता है कि हम, जैसे कि हम रूम के अंदर गए, वी, चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं, इंपॉर्टेंट है। ऐसे करके जैसे हो कि वी इंटर्ड, ये मैंने पिछली क्लास में बताया हुआ है, वी इंटर्ड इनटू द रूम, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही कई सारे वर्ड होते हैं, मैंने क्लास में बताया हुआ है, तो आप पिछली क्लासेस को देखेंगे ज़्यादा जानकारी के लिए, लेकिन यहाँ मैं बस याद दिलाए दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो ये कुछ शब्द होते हैं, इनके साथ आप ये प्रिपोजिशन जो है नहीं लगाते हैं, ठीक है। इसका मतलब ही होता है कि वी, हम अंदर चले गए कमरे के,
तो इंटर ही इसको कंप्लीट करता है, इंटर्ड द रूम, ठीक है, बस ये इंटू नहीं लगेगा, ये गलत। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे आप जो है आप यहाँ पे इंटू लगाते हैं क्योंकि कोई अंदर जा रहा है, ठीक है। जैसे सोफे के अंदर, जैसे बड़े जो सोफे होते हैं ना, उनके अंदर भी जो कोई बैठता है तो वहाँ पे इन का यूज़ होता है। तो सोफे के अंदर कुछ जगह ऑन यूज़ होता है, कुछ जगह इन होता है। हालांकि ये थोड़ा एडवांस इंग्लिश में ये चीज़ होती है। मैंने फिलहाल अभी तक एसएससी के पेपर में ये चीज़ नहीं देखी है। मे भी एसएससी का मूड बदले और पूछ ले, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि वो पूछेगा, ठीक है। तो डाइव्ड एट द पूल का तो कोई मतलब नहीं बनता, नो इम्प्रूवमेंट हम निकाल ही चुके हैं। डाइव्ड इनटू द पूल हो सकता है, जो कि अभी मैंने बताया। डाइव्ड टू अ पूल, ये भी इसका सेंस नहीं। डाइव्स, पहली बात तो ये डाइव, ड्राइवर, सॉरी ड्राइवर कह रहे हैं, डाइवर जो है डाइव इन द पूल फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। तो कूदता है या कूद गया है, इसका क्या सेंस निकलता है। तो यहाँ पे अगर गलती भी होगी तो हमें सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करना है सही वाले से, तो हमें इसको सब्स्टिट्यूट करना था। यहाँ पे अंडरलाइन नहीं किया गया, लेकिन ऑप्शन से पता चल रहा है कि किसको सब्स्टिट्यूट करना था। तो डाइव्ड इनटू द पूल, क्योंकि यहाँ पे डाइव्स टू अ पूल है तो इनटू होता है, क्योंकि हम उसके अंदर जो है प्रवेश कर रहे हैं, पानी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो जहाँ पे ऐसी सेंस निकले तो वहाँ पे इनटू का यूज़ होता है। कुछ वर्ड होते हैं जो प्रिपोजिशन नहीं लगता, भले ही उनका मतलब हो रहा हो कि कंपैरिजन में हो रहा है। जैसे रिजेंबल होता है, मैरी होता है। जैसे आई एम मैरिंग विद अ गर्ल, मैं एक लड़की के साथ शादी कर रहा हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं होता आई एम मैरिंग विद, आई एम मैरिंग अ गर्ल, सिंपल। मैरिंग विद नहीं होगा, इसमें प्रिपोजिशन नहीं लगेगा। रिजेंबल होता है, लक होता है, सॉरी लक कह रहे हैं, लैक होता है, ठीक है। ऐसे कई सारे वर्ड होते हैं जो प्रिपोजिशन जिनमें नहीं आता, और ये फेवरेट टॉपिक है एसएससी का, ठीक है। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, माई ब्रदर हु लिव, मुझे तो दिख गया कि क्या इस गलती है। माई ब्रदर, अब ये सिंगुलर है ना, तो यहाँ लिव्स होगा, होगा ना, नहीं होगा, होगा। हु लिव्स इन दिल्ली, तो यही गलती है भाई। तो माई ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली हैज़ रिटन मी अ लेटर, तो यहाँ पे किस में गलती है, माई ब्रदर में गलती है नहीं, हु लिव्स इन में गलती है, मी अ लेटर, हैज़ रिटन। तो आप कैसे इसमें जो ट्रिक है वो कैसे लगाएंगे, चलिए। आपको मान लीजिए आपने नज़र नहीं पड़ी, मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ, नज़र नहीं पड़ती, आपको आता भी तब भी कभी कभी नज़र नहीं पड़ती है। तो माई ब्रदर सिंगुलर है, हैज़ लिखा है, थर्ड फॉर्म भी लिखी है, सही सही, तो ये इसमें मतलब ये सही है, मतलब ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता। मी अ लेटर, मुझे एक पत्र लिखा, और ए और दी, और इसमें मी द लेटर मान लीजिए, ऐसे सही। लेकिन ये गलतियां पूछता नहीं, कुछ ऐसे हो सकता था जिसमें दी होता होगा एक ही जगह, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कहाँ पे कि गलतियां होती हैं, लेकिन वो एसएससी पूछता नहीं। मी लेटर, ये चीज़ गलती हो नहीं सकती, ये सही है ग्रामेटिकली, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। हु लिव इन दिल्ली, यहाँ पे सिंगुलर है, जब आप इसको ध्यान देंगे ना सिंगुलर पे, तो इसको भी ध्यान देंगे कि हु लिव्स इन दिल्ली। और माई ब्रदर में क्या गलती हो सकती, माई ब्रदर में कोई गलती नहीं हो सकती। तो आप जो है एलिमिनेट कर ले जाएंगे, तीसरे ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे हार्डली। अब यहाँ पे आपको जानकारी जो है रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है, अब यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है, सिट ऑन द चेयर एंड इट ब्रोक, या दैन तक ही करना होगा क्योंकि इसमें वहीं तक दिया है। तो ये आपको मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, ये आपको सब्स्टिट्यूट करना है, सिट ऑन द चेयर दैन, ठीक। क्या होगा, अब एक रूल होता है, ये भी काफ़ी पॉपुलर है, हार्डली स्कार्सली, स्कार्सली, ठीक है। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि मतलब मुश्किल से ही, ठीक है, मुश्किल से ही वो चेयर पे बैठा कि कुर्सी जो है टूट गई। अब इसके साथ एक स्पेसिफिक दोनों के साथ लगता है, व्हेन लगता है, मतलब जैसे ही, एक सेंस निकलता है ना कि जैसे ही कोई चीज़ हुई वैसे ही, मतलब जैसे वैसे वाला सेंस होता है इसमें। याद रखिएगा, ऐसे ज़्यादा याद रहेगा कि जैसे जैसे ही प्रधानमंत्री
अस्पताल गए वैसे ही अस्पताल की मरम्मत हो गई, है ना। ये जो चीज़ें हैं, तो जैसे और वैसे का सेंस होता है कि जैसे पहले वाली घटना हुई वैसे ही दूसरी वाली, मतलब साइमल्टेनियस घटना हो रही। तो क्या लगता है, वेन लगता है। और वेन किस में है, दो में ही है, नो सब्स्टिट्यूशन पहले ही हटाना है। तो वेन दो जगह है, वेन दो जगह, दोनों ही सही हो सकते हैं। लेकिन ही सैट ऑन द चेयर, यहाँ पे आप हार्डली हैड ही सैट ऑन द चेयर, यहाँ ऑन टू लिखा है लेकिन वेन लिखा है, सॉरी, सिट इन द चेयर, ऑन द चेयर। अब चेयर जो स्पेसिफिक, मैंने अभी वो गलती पिछले वाले में बताई थी कि इन और ऑन का यूज होता है जैसे बैठने के सेंस, लेकिन जैसे बड़ा सोफा जो होता है ना, जैसे शादी वाला होता है, तो इन का भी यूज होता है कि ब्राइड जो है वो सिट, ब्राइड इज सिटिंग इन द चेयर, मतलब इनटू द चेयर। ऐसे भी यूज होता है कि अंदर बिल्कुल कुर्सी जो उसको घेरे हुए, तो उसमें क्या इन का भी यूज हो जाता है। लेकिन यहाँ मुश्किल है पूछना इसको, तो क्या होगा, सैट ऑन द चेयर वेन, हार्डली हैड ही सैट ऑन द चेयर वेन इट ब्रोक। सही क्या होगा, ठीक है। तो आपको ये रूल याद करना है या समझना है, ठीक है। तो हमारे 25 क्वेश्चंस हो गए, आगे कुछ नहीं है। यू हैव रीच द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि हम जो है सिंपल चीज़ें तो कर रहे हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होगी। और अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप, मैं आपको साइमल्टेनियस प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, जिसकी हेल्प से आप रूल्स भी सीख रहे हैं और रूल्स के साथ साथ आप जो है टेक्निक्स भी जान रहे हैं, लॉजिक जान रहे हैं, लॉजिक ऑफ सब्जेक्ट। और हर सब्जेक्ट का अपना लॉजिक होता है, उसके जैसे जीएस में होता है, पॉलिटी का अपना लॉजिक होता है, इकोनॉमी का अपना लॉजिक होता है। हर सब्जेक्ट के लॉजिक को पकड़ने के लिए उसको पढ़ना पड़ता है। लेकिन मैं आपको टेक्निक्स बता रहा हूँ, पेपर सॉल्विंग टेक्निक। मैं आपको पढ़ने की टेक्निक नहीं बता रहा, मैं पेपर सॉल्विंग टेक्निक बता रहा हूँ। तो ठीक है, यही लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। तो बने रहिए अमेजिंग लेक्चर्स के लिए। नमस्कार।